आज बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज अपन सीखेंगे सबसे पहले इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम की कहानी, देन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कल चैप्टर खत्म सेल, और परसों बचेगा क्या, सीलिया, फ्लैजिला और न्यूक्लियस। एसी चला दो और सुनो। हाँ सही है, एसी चला दो। सुनो, मंडे को शुरू होगा बायोमोलिक्यूल, ठीक है। मंडे को शुरू होगा बायोमोलिक्यूल, फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएगी आपकी प्लांट फिजियो, बस 20 दिन प्लांट फिजियो, सेल डिवीजन, कूद जाएंगे किसमें, 12th में क्या शुरू होगा, जेनेटिक्स। इंतजार है हमें जेनेटिक्स का बेसब्री से। आओ अब मेरी बात सुनो, तब मेंडली आएंगे हम, समझना। अच्छा सोचो मैं क्या क्या पहना हूं, कपड़े, बिल्कुल सही बात है। देखो इसके अंदर नहीं, लोगों की आदत होती है बनियान पहनने की, है ना। बनियान समझते हो ना, सैंडो बनियान। हाँ मैं नहीं पहनता कभी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। सुनो तो अरे बनियान इधर एक कल का एब्सेंट थी, कल एब्सेंट थी ना, क्यों, मर गई थी। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मैं बनियान पहना हूँ, बनियान के ऊपर शर्ट पहना हूँ और शर्ट के ऊपर कोट पहन लूं, समझना मैंने क्या किया। बनियान के ऊपर शर्ट और शर्ट के ऊपर कोट। लेकिन आपको ये मानना है ये तीनों की तीनों लेयर, सबसे अंदर वाली बनियान, उसके ऊपर शर्ट, उसके ऊपर कोट, ये तीनों मेरी बॉडी ने पैदा किया है। जैसे बॉडी पसीना पैदा करती है, मान लो मेरी बॉडी कपड़े पैदा करती है। क्या पैदा करती है बेटा, कपड़े। बनियान पैदा की है, ध्यान रखना, ठीक है, बनियान, शर्ट और कोट। बताओ सबसे पहले, ऊपर से मतलब रखो बेटा, बताओ सबसे पहले क्या पैदा किया गया होगा। कितने लोग कह रहे हैं कोट, हाथ ऊपर। सबसे पहले कोट पैदा हुआ होगा, क्योंकि कोट सबसे बाहर है, उसके अंदर शर्ट और सबसे अंदर बनियान। तो सबसे लास्ट में कौन पैदा किया गया, बनियान। जो चीज जितनी पुरानी होगी वो चीज उतनी आगे होगी। बोलो यार, बोर्ड की तरफ देखो, सीख गए सेल वॉल का कॉन्सेप्ट। इधर आओ बेटा, मान लो ये एक प्लांट की सेल है। अगर प्लांट की सेल है तो भाई सीधी बात है, सेल के अलावा कुछ भी बनाओगे कौन बनाएगा, सेल। और इसने आपकी बनाई एक वॉल। क्या बनाई, एक वॉल। ये पहली बार सेल वॉल बनी है, तने चौरसिया, ये पहली बार सेल वॉल बनी है। तो इसे प्राइमरी बोला जाए या सेकेंडरी। प्राइमरी वॉल थोड़ी पतली होती है, पूछो वाई वाई वाई, ताकि सेल को ग्रोथ करने का मौका मिले। वरना अगर एकदम रिजिड वॉल बन जाएगी तो क्या सेल ग्रोथ कर पाएगी, क्या, नहीं। अब प्राइमरी के बाद मोटी मोटी, कैसी बेटा, मोटी मोटी वॉल आती है। बताओ इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी। और सेकेंडरी के बाद अगर वॉल आएगी तो कहलाएगी टर्शियरी। पक्का, ऐसे क्वाटरनरी बहुत सारी होती है, जानना नहीं है। तो बताओ जुगनू वाली पीली वाली या नीली वाली, क्या क्या क्या, जुगनू वाली सबसे पहले। एकदम क्लियर है ये बात, जो जितनी बाद में होगी वो उतनी अंदर होगी। क्लियर है ये वाली बात। अब समझना बेटा, प्लांट सेल में क्या होता है, मान लो एक और सेल बना दे रहा हूं। प्लांट सेल में क्या होता है, दो सेल्स के बीच में, क्या बोला, दो सेल्स के बीच में। ये बताओ सेल आपका 2D स्ट्रक्चर है 3D, 2D सेल 2D स्ट्रक्चर है। 3D बेटा ऐसे लंबाई में भी तो होगी कुछ, बोलो यार, लेकिन 3D में दिखा नहीं सकता। तो बेटा अगर ये दो सेल थोड़ा बाहर की तरफ निकालो तो इनके बीच में प्लेट जैसा, मतलब क्या होता है, प्लेट, मतलब प्लेट, बीच में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है मिडिल लैमेला। क्या कहलाएगी, मिडिल लैमेला। मान लीजिए प्लांट की इस सेल को कुछ चाहिए लेकिन वो इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास है, ए के पास है और बी के पास नहीं है। तो ए से वो केमिकल किस में चला जाएगा, बी में, लेकिन जाने के लिए छेद भी होना चाहिए। इस वजह से बीचों बीच हमने क्या बना दिया, एक छेदा। एंड दिस छेदा इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। भैया मिडिल लैमेला प्लेट का नाम है, बोलो भैया।
अगर पूछे मिडिल लैमेला किसकी बनी है तो कैल्शियम पैक्टेट। किसकी बेटा? कैल्शियम पैक्टेट। मेरी बात, इधर मिडिल लैमेला के बीचों बीच ये जो छेद पाया जा रहा है, छापो डायग्राम, वो कहलाएगा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कर लिया? बनाओ बनाओ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक बात बताओ, जब अंदर से दीवारें बन रही होंगी तो बाहर वाली पर प्रेशर लगेगा या नहीं लगेगा? बोलते ही नहीं हो यार। बाद में ये प्राइमरी वॉल टूट जाती है। क्यों टूट रही है? क्योंकि अंदर से क्या लग रहा है? टेरकुलिया प्रेशर। प्लेट बनी है पैक्टेट की। सुनेंगे अब एक एक बच्चा मेरी बात। हेलो, फिगर हटा दे रहा हूं। आओ। अच्छा, आपको पता है एक दुनिया का सबसे सरल एग्जाम है यूपीएससी। बहुत सरल है। हाँ, तो यूपीएससी एक एग्जाम होता है। तो यूपीएससी की अप्रोच अलग है, आप लोग की अप्रोच अलग है। एग्जाम कोई सरल और कोई कठिन नहीं होता है। अप्रोच अगर एग्जाम की पकड़ ली, जैसे आपकी एग्जाम की अप्रोच क्या है? समझो और रटो तो टॉप कर जाओगे। सिर्फ समझोगे तो भी टॉप नहीं करोगे, सिर्फ रटोगे तो बिल्कुल ही नहीं करोगे। समझना भी है और रटना भी है। फिजिक्स के फॉर्मूले हमें पता भी होने चाहिए और ऐसे रटे होने चाहिए कि किसी ने बोला रोटेशनल सुनाओ, ये पूछेगा तो ये लगाएंगे, ये पूछेगा तो ये लगाएंगे। अगर आप ऐसे बोल लोगे, वही बंदा मारता 700 प्लस, जिसे समझी नहीं होती बायो को, और बायो एकदम उसे रटी भी होती है। अब आपको क्या लगता है कि बायो मैंने सिर्फ कंसेप्चुअली समझी है, रटी नहीं है? बिल्कुल रटी है। कैसी बात कर रहे हो? कान में लीड लगा लगा के रटी है अपनी वॉइस को। भाई अगर आप मैराथन करते हैं तो मैराथन करते हुए इतनी तेज कैसे बोल लेते हैं? आपको लगता है सर कितना तेज सोच लेते हैं? आप सोच नहीं लेते, सर कितने बड़े रट्टू तो होता है, तर 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 चालू है एक लाइन से। तो अब आप मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यूपीएससी का एग्जाम कठिन नहीं है। यूपीएससी के एग्जाम में क्या चाहिए होती है? अप्रोच। आपकी अप्रोच है रटो और समझो। यूपीएससी नॉलेज मांगता ही नहीं है। यूपीएससी कहता है भाई मेरे को नॉलेज नहीं देखनी तेरे को, आप स्ट्रेटजिक हो लाइफ में कि नहीं हो, आप डिसिप्लिन हो लाइफ में या नहीं हो, आप कहीं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप कितना बेहतर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। भाई ये बताओ, कुछ लोग जूलॉजी लेते हैं, कुछ लोग मैथ्स लेते हैं, कुछ लोग फिजिक्स लेते हैं। ये फिजिक्स से निकालेंगे यूपीएससी, ठीक है? तो सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं। ये बताओ, एक डीएम बनने में जूलॉजी का क्या काम? अगर कोई डीएम बनना चाह रहा है तो उसमें जूलॉजी का क्या काम? डीएम साहब को मेढक थोड़ी काटना है, तो वो जूलॉजी क्यों ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके यहाँ? क्योंकि वो देखते हैं कि आप आंसर को कितने बेहतर तरीके से सजा सकते हो। नहीं समझ पाए हमारी बात? नहीं समझ पाए? इससे वो आपकी स्ट्रेटजी देखते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आप लोग का क्या होता है, 720 में 720 मारना, वहाँ ये नहीं होता है। वहाँ ये वो देखते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन चूज किया और फिर उसको कैसा रिप्रेजेंट किया। आज तक का जो टॉपर है, 2100 समथिंग नंबर का पेपर है, आज तक का, आज़ादी से पहले का एग्जाम है, उसके मैक्सिमम नंबर 1300 समथिंग आए थे। लगभग 2200 का एग्जाम और नंबर आए थे कितने? 1300। नंबर मिलते ही नहीं बेटा, नंबर मिलते ही नहीं है। मतलब नंबर तो जैसे लगता है नंबर, कॉपी 3 लोग चेक करते हैं, सेम कॉपी 3 लोग और तीनों अलग अलग प्रोफेसर, तीनों को मार्क्स नहीं पता होता कि किसने क्या दिया है। अगर तीनों के मार्क्स में 5 नंबर से ऊपर का वेरिएशन है तो कॉपी रीचेक होगी। 3 प्रोफेसर चेक करेंगे और तीनों की मार्किंग देखी जाएगी। 5 नंबर से ऊपर नीचे अगर आ गया किसी का तो कॉपी रीचेक पे चली जाएगी। इस तरीके से होता है यूपीएससी। छोटा सा एग्जाम, बहुत छोटा, क्योंकि बेटा अगर वो इतना कठिन नहीं करेंगे इसको तो बेटा देश कौन चलाता है? सरकार थोड़ी चलाती है, क्योंकि सरकार आईएएस चलाता है। बोलो बेटा, अब बेटा पॉलिसीज आती है तो मोदी जी थोड़ी बैठ के बनाते हैं, उनकी आईएएस लॉबी बैठ के बनाती है कि देश में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब यूपीएससी को कैसे डिवाइड किया गया? प्री, मेंस और इंटरव्यू में 3 पार्ट में डिवाइड है। प्री नहीं निकाल पाओगे तो क्या मेंस में पहुंचोगे? और मेंस नहीं निकाल पाओगे तो क्या इंटरव्यू में पहुंचोगे? और अगर एक आध मुकदमा लिए बैठे हो तो इंटरव्यू निकाल के भी बाहर हो जाओगे। अगर एक आध मुकदमा है तो इंटरव्यू निकालोगे तो भी बाहर हो जाओगे। तो प्री, देन मेंस, देन इंटरव्यू, स्टेप बाय स्टेप। प्री में आपका एमसीक्यू चेक किया जाता है कि आप कितना अच्छा रटे हो चीजों को। मेंस में आपकी सोच को जज किया जाता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। तो देखा जाए तो प्री, मेंस, इंटरव्यू ये तीनों अलग अलग एग्जाम है, लेकिन तीनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड।
बोलो भैया। अगर देखा जाए तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन ये तीनों मिलकर एक बॉडी की तरह काम कर रही हैं। प्री काम करेगा, प्री निकला तो मेंस जाएगा, मेंस निकलेगा तो इंटरव्यू जाएगा। फिर क्या होगा? अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन की सब मामला सही है तुम्हारा, कुछ लिए तो नहीं बैठे हो। तो अगर ये चारों को देखिए तो ये चारों आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड, एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। इसमें से एक भी चीज निकाल दो तो क्या आप यूपीएससी निकाल पाओगे? मेंस हटा तो क्या, तो मैं मेंस नहीं हूं, मैं सीधे इंटरव्यू देता हूं, तो यूपीएससी के कई धाराओं में लाद देता हूं। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू और वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें पास करने के बाद अभी भी नहीं पहुंचे हो, अभी नहीं निकला यूपीएससी, अब जाओगे लिप्सना ट्रेनिंग, लिबासना जिसे आप लोग बोलते हैं ना, ट्रेनिंग करने जाएंगे। लिबासना तुम लोग गए होंगे? हाँ, इधर मैक्सिमम यूपीएससी तैयारी करने वाले लिबासना का वीडियो देख देख के मोटिवेट होते हैं। अरे हद हो गई यार, वहाँ का वीडियो देखोगे तो मोटिवेट नहीं होगे, वहाँ का अगर वीडियो देखोगे तो जो लोग वहाँ कर रहे हैं वो तो यहीं से करना शुरू कर दोगे। आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और ये ट्रेनिंग नहीं होती बेटा, ये इंजॉय होता है। मतलब तुम्हें एक परफेक्ट मैन बनाते हैं। घोड़सवारी से लेकर स्विमिंग से लेकर सब सीखोगे तुम, पता नहीं कब क्या इमरजेंसी हो जाए, मतलब एक परफेक्ट बंदा तैयार करते हैं। फिर आप बनोगे IAS, 3 छोटे लेटर। अब मेरी बात सुनना, तो देखा जाए ये सारी चीजें क्या किसी कपड़े में बंधी हुई हैं क्या? नहीं सर, बंधी नहीं है। ये बोलिए ये फंक्शनली कनेक्टेड है। इनमें से एक भी हटा दो, तुमको नहीं मैं ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करूंगा, हम गांव में बहुत तैरे रहे, ये नहीं होगा। वहां पे भी नंबर लाना होता है आपको, वहां पे भी आपको मार्क्स लाने होंगे, ऐसे थोड़ी तैयार हो जाएगा IAS। सोचो बेटा, इतना बड़ा पद मिलेगा, फ्री का ड्राइवर, फ्री के नौकर चाकर, सब देश के जिले के बीचों में जितना बड़ा बंगला, मतलब गवर्नमेंट के तुम दामाद हो, और गवर्नमेंट के तुम दामाद हो, बैठ के खाओ, एक फोन घुमाओ, सब कुछ हिला दो। तो बेटा इतने बड़े एग्जाम को क्रॉस करने के लिए ये जो फंक्शनली कनेक्टेड एक सिस्टम बना हुआ है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। अब यहीं पर अगर हम बायोलॉजी लगा दें, हम लोग यहां पर पढ़ते हैं इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। आता आया? इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, 4 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल है। चार अलग अलग, ये जो 4 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल है, इनका फंक्शन अलग अलग है। प्री कुछ अलग करता है, मेंस कुछ अलग चेक करता है। प्री रटना, मेंस समझना, इंटरव्यू पर्सनैलिटी, वेरिफिकेशन आपकी, आप रियली हो कौन, फिर ट्रेनिंग आपको परफेक्ट बनाने के लिए। सबके फंक्शन क्या है भैया? अलग अलग फंक्शन, सबके अलग अलग। समझना मेरी बात। और ये मत समझ लेना मेंस को एक एग्जाम होता है, 7 एग्जाम को मिला के मेंस बोलते हैं। 7 एग्जाम बराबर मेंस, ये नहीं बोला मेंस है, मेंस नहीं बेटा, महीनों चलता है मेंस। तो अब समझना मेरी बात। उसी प्रकार आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो मतलब अंदर, रेटिकुलम मतलब जाल, साइटोप्लाज्म के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा है गोल्जी बॉडी। 1898 में, 1898 में कैमलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी खोजी, क्लियर, और बाद में उसका नाम गोल्जी बॉडी उनके सम्मान में रख दिया गया। तीसरा आता है वैक्यूल, जो कि प्लांट में बड़े होते हैं, एनिमल में या तो एब्सेंट होंगे या तो नहीं होंगे। और चौथा आता है लाइसोसोम। ये 4 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल हैं। जैसे ये एग्जाम अलग अलग है, लेकिन एक साथ एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, सबके काम अलग अलग हैं। अरे आपको लिखना बहुत अच्छा आता है, पर आप MCQ नहीं सॉल्व कर पाते हो, प्री निकलेगा नहीं। सब आपको निकालना पड़ेगा। सबके फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन फंक्शन आपस में क्या है? कनेक्ट है। ऐसे इन चारों के फंक्शन अलग अलग हैं। भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन बनाना और लिपिड बनाना। गोल्जी बॉडी का काम है उस प्रोटीन और उस लिपिड को पैक करना, ठीक, पैकेजिंग करना। उसके बाद आपका लाइसोसोम का काम है कि उस प्रोटीन और लिपिड को जरूरत जब खत्म हो जाए तो उन्हें वापस तोड़ना, और अंट संठ माल जाकर स्टोर हो जाएगा कहां पर? वैक्यूल। तो बताओ चारों के काम सेम है कि अलग अलग है? लेकिन ये चारों के काम आपस में कनेक्टेड है। क्या ये किसी मेम्ब्रेन से ढके हुए हैं क्या? नहीं सर, वो एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन, बट फंक्शंस आर इंटरकनेक्टेड। बोलो यार, एकदम क्लियर है भैया। मेरा काम क्या है? बायो पढ़ाना। पोरवाल सर का काम क्या है?
टेडी बियर का, टेडी बियर क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। तीनों का फंक्शन क्या है? अलग अलग, लेकिन तीनों का अल्टीमेट मकसद क्या है कि तुम्हारा सिलेक्शन। तो यही है इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कि 4 सेल ऑर्गेनेल, चारों के काम अलग अलग, लेकिन एक दूसरे से क्या है भैया? कनेक्टेड। सबसे पहले जिक्र करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोर्ड की तरफ देखिएगा। लेट अस सपोज दिस इज अ सेल और ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होती है और मैंने कहा था जहां से फ्यूज हो जाए, जहां से फ्यूज हो जाए उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। पक्का? अब बताओ न्यूक्लियस की ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है कि इनर? अगर मैं न्यूक्लियस के पे हाथ रख के ऐसे खड़ा हूं तो बताओ न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे रखा हूं कि इनर? बोलते ही नहीं हो यार। आउटर मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पर जालनुमा स्ट्रक्चर है। कैसा? रेटिकुलम मतलब इंडो मतलब अंदर, नाम होगा इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब जाल। अब अगर मान लो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ऊपर ऑन, इन नहीं बोल रहा हूं, ऑन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपके राइबोसोम पाए जा रहे हैं, कौन से सोम? वाह भाई वाह। अगर राइबोसोम पाए जा रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा रफ, क्योंकि छूने में एक ऐसा होगा रेगमाल जैसा। और अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है तो ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाएगा? स्मूथ। अब गौर से देख के बताइएगा, राइबोसोम का काम था प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनवाता है क्या राइबोसोम? राइबोसोम क्या बनाता है भैया? प्रोटीन। पक्का? राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। और अगर राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है? राइबोसोम। इसका मतलब हुआ कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता होगा प्रोटीन बनाने में। रट रहे हो क्या बे? ये बताओ, लिपिड स्मूथ होता है कि हार्ड? तो स्मूथ वाला क्या बनाएगा? लिपिड। एकदम क्लियर है वाली बात? रट तो नहीं रहो ना भैया? अच्छा गौर से देखो, रफ और स्मूथ में कौन ज्यादा व्यापक फैला हुआ है? पक्का एग्जाम में पूछेगा ज्यादा एक्सटेंसिव कौन है? रफ। ये बताओ एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। रफ वाला प्रोटीन बना रहा मतलब एंजाइम बना रहा। तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसी सेल जो एंजाइम का सिक्रीशन ज्यादा करती हूं, या सिक्रीटरी सेल बोल लो, उनमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। एकदम क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इधर समझना मेरी बात, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन वो सिक्रीट करेगा। तो ज्यादा, अगर पूछे कोई सेल सिक्रीटरी ज्यादा है तो उसमें रफ ज्यादा होगा या स्मूथ? बोलो। रफ की मात्रा ज्यादा, स्मूथ की मात्रा कम। एकदम क्लियर हो तो हाँ बोल दो भैया। अच्छा अगर मैं बोलूं एनिमल्स में स्टेरॉइडल हार्मोन मैंने आपको पढ़ाए थे, अरे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, बोलो भैया। ये बताओ स्टेरॉइड क्या होता है? लिपिड। मतलब एनिमल्स में स्टेरॉइड वाला हार्मोन जो बना रही है वो कौन होगा? रफ या स्मूथ? रट्टा मार लिया बेटा? अच्छा गौर से देखो, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पूरी सेल को 2 भाग में बांट दिया। एक माल रफ के अंदर या एक माल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये अंदर का स्पेस, जो अंदर का स्पेस है उसे बोल दिया ल्यूमिनल। क्या बोल दिया? ल्यूमिनल। ल्यूमिन मतलब ये होता है स्पेस। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जितना माल है उसे क्या बोल दिया? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये बात एकदम क्लियर है बेटा? सुनो भाई जाए चबाई जाए हमारी को। अब सुनो हमारी बात। गोल्जी बॉडी सन 1898 कैमिलो गोल्जी ने 1898 में न्यूक्लियस के पास, किसके पास? न्यूक्लियस के
कौन लियस बेटा? खोलो भैया, खोल दो। हाँ, डेंसली स्टेन्ड एक स्ट्रक्चर है। डेंसली मतलब गाढ़ा। ध्यान रखना मेरी बात को बेटा, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रंग हो, चाहे आप गोल्जी बॉडी रंग हो, चाहे आप गोल्जी बॉडी रंग हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रंग हो, चाहे गोल्जी बॉडी रंग हो, चाहे आप गोल्जी बॉडी की जगह आप न्यूक्लियस रंग हो, ये सब के सब जब स्टेन होते कैसे दिखते हैं? गाढ़े। गोल्जी बॉडी की कहानी समझना। गोल्जी बॉडी में ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है ढेर सारी। प्रत्येक प्लेट को सिस्टरनी बोलते हैं। ब्रदरनी की सिस्टरनी? ब्रदरनी नहीं बेटा, सिस्टरनी। प्रत्येक प्लेट को क्या बोलते हैं? सिस्टरनी। ये एक सिस्टरनी, ये दूसरी सिस्टरनी, ये तीसरी सिस्टरनी। पक्का? बोलते ही नहीं हो यार। अब अगर गौर से देखो, पकड़ो, कोमल गुप्ता, ये सारी सिस्टरनी जो एक दूसरे के पैरेलल स्टैक हैं, स्टैक मतलब लगी हुई हैं, ये मिलकर कहलाएंगी गोल्जी बॉडी। प्रत्येक प्लेट को क्या बोला? सिस्टर ने। देखो साइज वाइज रखने का माध्यम होता है। साइज वाइज तो लास्ट में मैं बोल दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। अब गौर से देखो, इसका एक साइड फूला हुआ है और एक साइड घुसा हुआ है। कोई ऐसा करे कि हाथ ऐसे घुसाए लेकिन इधर फूले ना, करके चेक भी करना है। अगर हाथ इधर से घुसेगा तो उधर से फूलेगा। पक्का? बेटा फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, पढ़ा है? अब अगर इधर से लाइट जाती है तो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी केव में जा रहे हो। इधर से क्या हो गया? कॉनकेव, और इधर से क्या हो गया? कॉन्वेक्स। समझ गए बात हमारी? लाइट इधर से डालना है तो कॉनकेव, लाइट इधर से डालना है तो कॉन्वेक्स। बोलो यार। अब सुनो, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। इधर देखो, 1 2 3। आओ इधर देखो, अपने अपने हाथ को बोलो, सिस्टरनी सिस्टरनी सिस्टरनी। कुछ ये वाला साइड क्या होगा? कॉनकेव। अरे बोलो अम्मा। और ये वाला साइड कॉन्वेक्स। क्लियर हो तो आ, वेरी गुड। ये वाला कॉनकेव, ये वाला कॉन्वेक्स। बड़े यार, कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, इसको हम लोग सिस फेस भी बोलते हैं। बस एक्स को घसीट दो तो क्या हो जाएगा? सिस। क्लियर है? बस प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा? सिस। और इधर वाला हो जाएगा कॉनकेव। अगर वो वाला सिस है तो ये वाला हो जाएगा ट्रांस। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? गाइस, मैसेज। अच्छा ये बताओ, इसमें से कौन वाला फॉर्मिंग फेज है? ऐसे रटो नहीं। जब तुम लोग लगातार कर रहे थे ना कॉन्वेक्स, तुरंत हमें पेशाब बनने लगी। क्या बनने लगी? पेशाब। क्यों, जरूरत है इसकी? इधर आओ। इसे बोलेंगे फॉर्मिंग फेज। मतलब जो भी कुछ होगा यहां पर कुछ बन रहा है। पक्का? और इस साइड होता है मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता नहीं, वो सब बात की बात है। पहले बताओ, यहां तक बात एकदम क्लियर है? क्लियर हो तो पक्का? अब सुनो मेरी बात, सुनो। ये बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ल्यूमिनल, बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। स्मूथ वाला लिपिड या स्टेरॉइडल हार्मोन बनाएगा, रफ वाला प्रोटीन बनाएगा। जो अच्छा जो सेल सेक्रेटरी होगी उसमें रफ वाला ज्यादा होगा। ये नहीं, स्मूथ वाला नहीं होगा, रफ वाला ज्यादा होगा। चलो बेटा आ जाओ, कोई विचार आ जाओ, आओ आओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुम लोग हटो वहां से। कोमल गुप्ता हटो, आओ इधर आओ भैया, हट जाओ थोड़ा सा। आपको ऐसे खड़ा होना, आपको ऐसे। क्या कर रहे हो? हाँ करो बेटा, मेरी क्लास है।
हम समझ नहीं रहे हो बात को, एकाएक होगा जो होगा। पकड़ लो बेटा, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पकड़ोगे कि इनर? हाँ आउटर। आओ बेटा तुम आओ, समझ में नहीं आता है। हाँ तो तुम जाओ, आओ। कह रहा सर पिछली बार हम जब स्टेज पे आते हैं तो समझ हमको नहीं आता, तो जो स्टेज पे आते हैं वो उसको समझना नहीं होता है। आओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुम भी जाओ, उसको पकड़, उसको नहीं बेटा, उसको। ये है रेटिकुलम, रफ लोगे यार, हाँ। और ये हमारे स्मूथ, बोलो बेटा चिकने, इधर ये है रफ और ये है स्मूथ। क्या बनाओगे तुम, क्या बनाओगे रफ वाले? प्रोटीन बनाओगे। अच्छा ये बेटा प्रोटीन बनाते हैं। खैर ये बात इनकी बारे में मुझे पहले से पता थी। और आप क्या बनाएंगे? लूडो बनाओगे। आओ बेटा आओ, कुर्ता पैजामा आ जाओ। तुम बेटा ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे। ये है बेटा गोल्जी बॉडी। अरे लाइव एग्जांपल ऑफ गोल्जी बॉडी, कॉन्वेक्स के, बोलो बेटा आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा बेटा इधर कॉन्वेक्स वाला उधर कर दो। हाँ हाँ अब सही है बेटा, वेरी गुड। आओ बेटा इधर सुनो, इधर सुनो तो सुन लो। एक बहुत लंबा चौड़ा सा बच्चा है, वो कहाँ है जो बहुत लंबा सा है? नहीं एक है, अरे वो अलग ही दिखता है एकदम। हाँ ओए 12 में उसको बुलाओ, इधर आओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तुम जाओ बेटा, तुम किसी काम के नहीं आओ। अच्छा तुम्हारे काम लगा रहे हो, आओ। ये है लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। इनका काम चीजों को क्या है? तोड़ना। तुम हंस भर दोगे आदमी खुद ही टूट जाएगा। इनका काम है चीजों को तोड़ना। बेटा तोड़ोगे कैसे? ऐसे ऐसे तोड़ोगे कि ऐसे 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 ऐसे? इनका हाँ रहने देंगे, रहने देना चाहिए जी ना, सेहत की बात है। तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार। लंबे मान निकल। इनका काम है तोड़ना। तो बताओ ऐसे ऐसे तोड़ेंगे कि ऐसे 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 ऐसे? पक्का जल्दी आ बेटा, टाइम पास कर रहा, वीआईपी बन रहा फ्री का। इधर आओ, निकल जल्दी ना। बस बेटा हो गया बेटा, हो गया। अब चुप हो जाओ, चेहरा दिखता पिट जाओगे। ऐसे ऐसे तोड़ता है, मतलब लाइसोजाइम का अंदर पीएच कितना होगा? 5। समझ गए बात को? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए इनके पास होगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को तोड़ने के लिए होगा लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस। बोलते ही नहीं हो यार, पीछे रहो, पीछे 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 पीछे। प्रोटीन को तोड़ने के लिए होगा प्रोटीन। इधर आओ इधर आओ, चिलगम कम चबाओ, समझे? हाँ चिलगम खा रहे हैं। अब सुनना मेरी बात बेटा, ये कौन सी बॉडी है? गोल्जी बॉडी। ये फॉर्मिंग फेज है, ये फॉर्मिंग फेज। और ये वाला कौन सा फेज है? मैच्योरिंग। पक्का? अब बेटा इधर लाओ, काट जाओ थोड़ा सा। बोलना नहीं बेटा। तुमको पता है तुम कैसे बने? नहीं पता? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ टुकड़ा टूट के गिर गया, वही है गोल्जी बॉडी। तुम कोई अलग नहीं हो। इधर देखो पप्पा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ टुकड़ा कट के गिर गया, वही हो गोल्जी बॉडी। और पता है तुम कैसे बने? अभी गोल्जी बॉडी देखना, इसका काम है पैक करना। पैक करना, ऐसे बर्थडे में गिफ्ट पैक करते हैं वैसे ये पैक करेंगे। तो पैकेजिंग के दौरान छोटा मोटा माल इनका टूट के गिर गया, तो तुम बन गए। और तुम हो लाइसोसोम, पप्पा, गद्दा। अरे बोलो बेटा। अब सुनना, कागज का टुकड़ा लाओ, टुकड़ा टुकड़ा इधर। अब इधर देखो, मान लो प्रोटीन पकड़, ये प्रोटीन बनाने वाले। देखना बहुत अच्छे से, एक ही बार दिखाऊंगा, एक ही बार का पैसा लिया हूँ भाई। हाँ इधर आओ। हाँ अब कुछ लोग सुनो, तो कुछ लोग यूट्यूब यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान देंगे,
कहेंगे आटे की जगह क्ले भी यूज कर सकते हैं। ओह माय गॉड। बेटा हो गया, बोलो इधर। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, ये हो गई मान लो एक सिस्टरनी। क्या हो गई? सिस्टरनी। थोड़ा आटे की जरूरत पड़ेगी। ये क्या हो गई? एक सिस्टरनी। अन्न का कैसे नुकसान कर रहे हैं। हाँ, पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि अनाज को अनाज न समझे। इधर आओ, आओ बेटा, इधर देखो, ये है आपकी गोल्जी बॉडी की एक सिस्टरनी। घूम जाओ बेटा, अगर ऐसे रख दी जाए, यही तो बोलो यार। ये वाला कौन सा फेस है? कॉन्वेक्स। और ये वाला कौन सा है? कॉनकेव। पक्का? ला बेटा प्रोटीन ला। ये भाई साहब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मुझे प्रोटीन बना के दी। ठीक, तुम्हारा काम पैकिंग करना है, समझ रहे हो? तो बेटा इसे घुसेड़ के अब इनकी बॉडी से तो आर पार मैं कर नहीं पाऊंगा। बोलो बेटा, तो मैं इसी से पैक कर दे रहा हूं। ठीक, इधर देखना अच्छे से। ये कौन सा फेस है? कॉन्वेक्स। तुम ना देख रहे हो, तुम्हारे साथ ही ये हो रहा है। ये समझे तुम, तुम्हारी बॉडी है। मन से देखो भैया, मन से एकदम। ये प्रोटीन, ये सुनो, पता है ये कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट। और ये घुसा अंदर, ऐसे थोड़ी अभी तो जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। रुक जा बेटा, बोलो नहीं, बोलो नहीं, पिट जाओगे फिर। कह रहे हैं झेल नहीं पाओगे बेटा। ये गया, जा रहा है। ये कौन है? प्रोटीन। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। एक ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? अब बेटा प्रोटीन अगर जाएगा, देखो देखो जा रहा, देखो ना, ये जा रहा, ये देखो उधर से आ रहा है, आ रहा है। और ये सर प्रोटीन खो नहीं गया बे, प्रोटीन अंदर क्या हो गया? पैक। पक्का? अब इसे आप प्रोटीन मत कहिएगा, अब बोलिएगा ग्लाइको। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, और अंदर क्या मौजूद है? प्रोटीन। ये क्या बन गया? ग्लाइको प्रोटीन। एकदम क्लियर है ये वाली बात? पक्का? इधर 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 रख दिया मैंने। लाओ भाई चिकने, लिपिट लाओ, लाओ लाओ जल्दी लाओ। अरे प्रियंका तुम भी ना, आओ इधर। अब बेटा इसमें क्या जा रहा है? लिपिड। लिपिड जाएगा तो क्या बन के निकलेगा? ग्लाइकोलिपिड। एकदम क्लियर? ये हो गया ग्लाइको प्रोटीन, ये हो गया ग्लाइकोलिपिड। ठीक, इस पैकिंग के दौरान थोड़ा मोड़ा माल टूट के गिर जाता है, और वही है लाइसोसोम। जो थोड़ा मोड़ा माल टूट के गिर गया ड्यूरिंग पैकेजिंग, जो माल टूट के गिर गया, पप्पा ऐसे रहो बेटा, इधर, ये क्या कहलाएगा? लाइसोसोम। बोलते ही नहीं हो यार, इधर पकड़ो। लाइसोसोम तुम्हारा काम है चीजों को तोड़ना। लो बेटा, अब ये क्या करेंगे? थोड़े से भसा भस, भका भक भका भक, 5 उंगली, 5। पक्का? पीएच कितना होगा? 5। तो एसिडिक या बेसिक? अब तोड़ ताड़ दिया, तोड़ने ताड़ने के बाद मान लो थोड़ा बहुत अंट संट माल बचा रह गया, बेकार का माल, वो जाकर स्टोर हो जाएगा वैक्यूल में। बोलो भैया, ऑल द अंट संट माल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। एकदम क्लियर है वाली बात? सेल में पानी ज्यादा हुआ, किस में डाल देंगे? वैक्यूल। मिनरल ज्यादा हुआ, किस में डाल देंगे? वैक्यूल। बोलो भैया, वैक्यूल इज द डस्टबिन ऑफ सेल। बोलो बेटा, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, वैक्यूल को बोल रहा हूं। इधर, हाँ अब सुनो, एकदम ओके हुआ। हाँ सुनो हमारी बात, इधर। ये कैसे खड़े हो? अब सुनो, इधर इधर देखो, इधर। ऑल द अंट संट माल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। पक्का? तुम्हारा काम प्रोटीन बनाना, तुम्हारा काम लिपिड बनाना, तुम्हारा काम जो ये बना के दें उसको क्या कर देना? पैक। इधर से जाएगा उधर से आएगा। बोलो बेटा, आलू डालोगे सोना निकलेगा। बोलो बेटा।
और उसके बाद लाइसोजाइम क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद जो अंट संट माल बचेगा वो वैक्यूल। तो बताओ अंट संट माल जितना भी है वो वैक्यूल में ज्यादा या बाहर ज्यादा? वैक्यूल में ज्यादा, बाहर कम। अगर चीजें कम मात्रा से ज्यादा की तरफ जाएंगी तो एनर्जी लगेगी। तो बताओ एक्टिव जाएगा कि पैसिव? तुम पता है कितने फूल सकते हो? तुम 90% तक फैल सकते हो। कितना परसेंट? जब तुम 90% फैलोगे ना तो पूरा जितना भी सेल में बाकी और कबोधन बचा है, कबोधन मतलब बची हुई चीजें, जैसे ये हो गए रब, पकड़ पकड़ पकड़, हाँ इधर बेटा आउटर मेम्ब्रेन से चिपका रहता है। जितने भी कबोधन है अभी बाकी बचे किस में आ जाएंगे? 10%। 90 तक फूल सकते हो सर। 90 से ज्यादा फूलेंगे तो बेटा ये लोग क्या हो जाएंगे? पिछड़ जाएंगे। फट नहीं जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। बोलो बेटा, क्या आपको नहीं लगता इन सब का फंक्शन आपस में कनेक्टेड है? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? गोल्जी बॉडी के बारे में एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। गोल्जी बॉडी, चलो उठा लो, अरे सर अपना सुनो। गोल्जी बॉडी तुम्हारा काम है पैकिंग करना। क्या पैक करते हो? प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड को पैक करते हो। पैकेजिंग मटेरियल किसका बना? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब गोल्जी बॉडी इज द साइट। साइट का मतलब जगह। साइट का मतलब जगह। गोल्जी बॉडी इज द साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड। समझ जाओ तुम? एकदम क्लियर है। इनका काम है पैकिंग करना। पैकिंग के दौरान जो टूट के माल तुम्हारा गिर गया वही क्या है? लाइसोसोम। कितना पीएच है भाई? अच्छा, वैक्यूल के पास भी सिंगल मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, और इनके पास भी सिंगल मेम्ब्रेन। एकदम क्लियर। चाहे लाइसोसोम पूछे तो भी सिंगल मेम्ब्रेन, और वैक्यूल के पास भी सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टुन्नू ब्लास्ट कहते हैं। क्या बेटा? टुन्नू। टुन्नू टुन्नू, मुन्नू नहीं, टुन्नू। टोनोप्लास्ट, वही, चाहे टुन्नू बोलो चाहे टोनो। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल सेल का 90% माल वॉल्यूम रख सकता है अपना। वैक्यूल में ये बताओ चीजें अगर घुसेड़ोगे तो एक्टिव या पैसिव? क्यों? आगे सर, अगेंस्ट द ग्रेडियंट डाल रहे हो सर, तो सीधी बात है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बात और कहनी थी तुमसे गोल्जी। यार गोल्जी भाई ये कह रहे थे तुम्हारा काम है जो इंडो भाई भेज रहे हैं, चाहे एस वाले चाहे आर वाले, स्मूथ वाले या रफ वाले, तुम उसको पैक करो तो तुम उनसे ज़्यादा दूर मत होना, उनके नज़दीक थोड़ा जाओ बस बेटा। वो थोड़ा दूर रहो, कहीं ऐसा ना वो तुम्हें पैक कर दें। नहीं अरे वो दो आएंगे अकेले। सुनो तो मेरी बात। तो बेटा गोल्जी बॉडी को स्मूथ और रफ के नजदीक क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि इनका काम है पैकिंग करना। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओवर एंड आउट, खत्म, मूव। दिस इज कॉल्ड इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एनसीईआरटी लिखती है माइटोकॉन्ड्रिया इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का काम नहीं है, पेरोक्सीसोम पार्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट। अबे ये बताओ 4 पार्ट है बाकी नहीं है भाई? 4 पार्ट है बाकी नहीं है। एकदम क्लियर बोल दो भैया। कर लिया? इसको लिखा? इसको लिखो और एनसीईआरटी रीड करो। आइए अब आगे बातें करते हैं। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम अच्छे से सीख गया हो ना? लिखो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन कराता है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन कराता है। यूग्लिना में फूड वैक्यूल होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। नया टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कहानी है? माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक अगर आप पूरी सेल को स्टेन करो ना, पूरी सेल को रंगो ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रंगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अलग डाई आती है जिसको बोलते हैं जानूस ग्रीन। कौन सी ग्रीन बेटा? जानूस ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो आपको स्पेसिफिक एक डाई इस्तेमाल करनी पड़ती है, जानस ग्रीन।
ठीक है। तो जेनस ग्रीन से जब आप रंगोगे तभी माइटोकॉन्ड्रिया रंगाएगा, वरना नहीं रंगाएगा। ठीक। अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोग राइट हैंडेड है? तो राइट हैंड वाले और लेफ्ट हैंड वाले, बाप रे बाप, लेफ्ट हैंड वाले ना के बराबर है। मैक्सिमम यहाँ पर राइट हैंड वाले, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ था मालूम है? पूछिए क्या हुआ था। जब आप मम्मी के अंदर पल रहे थे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, बिल्कुल वो काकादेव के हॉस्टल का साइज है, समझना। बस एक तख्ता घुसा होगा, एक पढ़ने के लिए छोटी सी टेबल, कुर्सी भी आज देना बंद कर दिए, है ना, वह उसी में मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो काकादेव का जैसे रूम है बिल्कुल वैसे ही आप अंदर थे। जिस हाथ का मूवमेंट ज़्यादा हुआ ना, उसी में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हुआ। जो हाथ फंसा रहा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो जिसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा मूव किया, समझ रहे हो मेरी बात, वो लेफ्ट हैंडेड हुआ, और जिसका राइट हैंड ज़्यादा मूव किया वो राइट हैंडेड हुआ। पूछो क्यों? आप राइट हैंड से किसी काम को करते हैं, जो भी राइट हैंड वाले हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड से करते हैं तो आप चीज़ों को काफ़ी सटीक करते हो, आपका चीज़ों के पे ग्रिप बहुत अच्छा होता है। और अगर आप लेफ्ट हैंड से सेम काम को करते हैं तो आपका ग्रिप उतना मजबूत नहीं होता है। लेफ्ट हैंड तो कई बार ऐसा लगता है भाई तुम मेरे हो या नहीं हो। तो मेरी बात समझना, ये खेल है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का। जब मम्मी के अंदर आप थे तो बिल्कुल आप सिमटे ऐसे पड़े हुए थे, ठीक है। तो आप कभी अपना जहां जहां पर आपके हाथ की लकीरें, देखिए वहीं से मोड़ रहा है। ये लकीरें इसीलिए बनती हैं क्योंकि वो 9 महीने तक हाथ ऐसे आपका घूमा ही रहता है और स्किन बेहद सॉफ्ट होती है। और ये लकीरें इसी वजह से, जो हाथों की लकीरें देख के तुम भविष्य बताते हो, ये हाथों की लकीरें बताती है। अगर तुम्हारा हाथ एकदम फ्लैट हो ना, मम्मी के अंदर एकदम फ्लैट सीधा हो, तो लकीरें नहीं बनेंगी। इसका मतलब तुम्हारा भविष्य खत्म, पैदा होते ही मर जाओगे। तो हाथ की लकीर देखा, नोटिस किया इसे? कभी नहीं किया? किया है। हाथ वहीं मुड़ेगा जहां जहां से लकीरें वहीं होंगी जहां से हाथ मुड़ रहा है। अब क्या होता है समझना। तो जब मम्मी के अंदर थे, मान लो मेरा राइट हैंड ज़्यादा चल रहा था, ठीक है, मेरा राइट हैंड ज़्यादा चल रहा था। जब मम्मी के अंदर था मेरा राइट हैंड ज़्यादा चल रहा था, तो राइट हैंड को एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी। एनर्जी पैदा करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो राइट के पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गए? ज़्यादा। पक्का। 2016 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। 2016 में, 16 नहीं बेटा, 16, तभी मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। यहाँ पर प्लेट पड़ी पूरी। हाँ क्या है? हाँ हाँ अच्छा, पोरवाल सर का है, ठीक है। अनंत सर का होता तो मजा आता। इधर हाँ सुनो, अपना लगाए होते ना क्लास तो नहीं छोड़ते हैं। हाँ अरे बैठे हैं, चुप रहो इधर। हाँ तुम छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब टीचर बहुत मन से पढ़ाता है तो उसे समय पता नहीं चलता। हाँ इधर आओ, सुनो। हाँ मन से पढ़ाते हैं, लेकिन वो हमारे पीछे लगे हैं ना। तो अब मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, इधर सुनो। इधर कहते हैं, हाँ तो 2016 में एक्सीडेंट हुआ, ये वाला हाथ पूरा लटक के यहाँ गया, ठीक, यहाँ, क्योंकि ये क्लेविकल वाली बोन जो थी, हड्डी नहीं टूटी थी, जिस पे क्लेविकल रखी होती है वो टूट गया, एक्रोमियन वो टूट गया, तो हड्डी पूरी लटक गई, ये पूरा नीचे आ गया, ठीक। तो अब समस्या क्या थी, वो एडमिशन का टाइम था, और एक मोटा है, नाम नहीं बताएंगे, उसने क्या किया, उसने कह दिया अरे वो साहिल सर नहीं पढ़ा पाएंगे। वो डॉक्टर ने कह दिया वो पैरालिसिस हो रही है उनको। एडमिशन के टाइम में रूमर्स लोग खूब उड़ाते हैं ना, ठीक है, अरे कहाँ पढ़ा पाएंगे। कुछ लोग बताते हैं कि हर साल को 2 महीने हज करने जाते हैं। हर साल 2 महीने हज करने जाते हैं, ये भी बताते हैं। तो किसी ने रूमर उड़ाया, मेरे को कब पता था कि बेटा साहिल यही मौका है, पेल दे चौका। तो मैंने ये हाथ उठाया, इसको बंधवाया पट्टे से बंधवा लिया, और मुझे पता था 20 दिन बाद रक्षाबंधन है, 4 दिन की छुट्टी मारूंगा, ऑपरेशन करा लूँगा। इसको बांध दिया, और रात भर मैंने प्रैक्टिस की। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था रात में, रात भर मैंने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की। अगले दिन शाम को 7 बजे साहिल सिद्दीकी अपनी क्लास में खड़े थे विथ लेफ्ट हैंड, क्योंकि तब से लेकर 7 बजे तक
मैं लेफ्ट हैंड से लिखता ही रहा, नॉन स्टॉप लिखता रहा। मात्र एक दिन में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बढ़ गए थे और ग्रिप लेफ्ट हैंड पे बहुत आ गई। तुम क्या समझते हो कि मैं बहुत दिमागी, मैं दोनों हाथ से ले लेता हूँ? नहीं बेटा, इसे मजबूरी कहा जाता है। क्योंकि कई बार ये पेन होता है, देखो मैं लेफ्ट हैंड से पढ़ाने लगता हूँ क्योंकि कई बार यहाँ पेन होने लगता है ज़्यादा। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जब चाहो तब बढ़ा सकते हो, जब आपकी इच्छा हो। आप लेफ्ट हैंड का ज़्यादा यूज़ करो, ऑटोमेटिकली आपका माइटोकॉन्ड्रिया लेफ्ट हैंड में बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी का डिमांड ज़्यादा हो गया। तो सीधी सी बात है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अब भाई वाला हाथ क्या कर रहा है? ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा तो एनर्जी पैदा करने वाला ज़्यादा। एनर्जी पैदा कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम क्लियर है वाली बात? बोलो भैया। तो सुनिए, कल अपन इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।